Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to discuss our last topic of this chapter, that is group 7th A elements. Group 7th A elements are also called as halogens. So the topic we are going to discuss today are the group 7th A elements, atomic and physical properties, bond enthalpies, bond enthalpy in halogens, bond enthalpy in hydrogen halides, strength of halogens as oxidizing agent and reducing agent. So let's start with introduction. The halogens group occur in the 7th of periodic table. जो हमारे पास group 7th है periodic table के, इसको हम halogens कहते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन इसके मेंबर्स हैं. ग्रुप प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए, जनरल प्रॉपर्टीज की बात की जाए, सो ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं. दे एग्जिस्ट एज सेपरेट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल Cl2. हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में. एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, -1 होता है. ये रिएक्शन शो करते हैं मेटल्स के साथ भी और हैलाइड्स के साथ भी. ट्रेंड्स क्या है? अपीयरेंस, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज और उनकी रिएक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं. ग्रुप ट्रेंड्स में सबसे पहले है अपीयरेंस. कलर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास दो स्टेट हैं, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे और वेपर कलर्स के बारे में बताया हुआ है. फ्लोरीन का कलर येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीन होता है, इट्स का रेड ब्राउन होता है, आयोडीन ग्रे होता है. स्टेट क्या है इसकी? रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, ये भी गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है. वेपर कलर इनका कैसे होता है? फ्लोरीन येलो कलर देता है, क्लोरीन ग्रीन देता है, रेड ब्राउन देता है और आयोडीन पर्पल कलर देता है. बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पास अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हम कहते हैं कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं. डाउन द ग्रुप इनका हमारे पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं. क्यों इंक्रीज होते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं आपको पता है इनके दरमियान में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज होती हैं. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेज जो है वो स्ट्रांग होती जाती हैं, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए इनकी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p5. मतलब इसके p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और टोटल इनका जो है वो ns2 np7 होता है, सॉरी ns2 np5 होता है. जितने भी आप इसमें देखेंगे ये 7 है तो 2 s में होंगे और 5 p सबशेल में होंगे. सब में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ns2 और np5 पे आती है. मतलब p सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अगर आप जिसको भी देखते हैं. नेक्स्ट वन इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई की अगर हम बात करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके पास इनका जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा, इनके एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. आगे हमारे पास है एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है. द ग्रेटर द एटॉमिक नंबर द मोर इलेक्ट्रॉन्स there are these go into shells increasingly further from the nucleus. Ions are larger than atoms. The added electrons repels the others so radius gets larger. आयोनिक रेडियाई इनका क्यों बड़ा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है. क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारे पास देखिए डाउन द ग्रुप आप जाते हैं इसका साइज बड़ा होता जाता है. साइज बड़ा होता है तो हमारे पास न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता है. तो जब आप न्यू इलेक्ट्रॉन की उसमें एंट्री कराते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्जन होती है, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो साइज है इसका और बड़ा हो जाता है. ग्रुप सिमिलैरिटीज में इसके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देखें, सब डायटोमिक स्टेट में बॉन्डिंग में मोस्टली कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं. दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. आगे इनकी आयन फॉर्मेशन की बात की गई है कि ऑल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन. आयन्स आर लार्जर देन एटम्स. इनके आयन्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एटम्स. क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं. जब गेन कर रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है क्योंकि रिपल्जन की वजह से. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. द स्मॉलर द एटम द इजियर इट फॉर्म्स एन आयन. जितना स्मॉलर एटम है तो इजीली वो आयन बन जाएगा. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अच्छा, अब आपके पास एटम छोटा है तो वो इजीली आयन कैसे बनेगा? जब आपके पास एटम का साइज छोटा है,
एटम का साइज छोटा है तो हमारे पास न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा है, तो वो जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर भी न्यूक्लियस फौरन उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना साइज छोटा होगा उतना ईजी होता है किसी भी एटम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। So next one is trends in electronegativity. Trends in electronegativity की बात की जाए, according to Pauling scale, fluorine is the most electronegative element. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है फ्लोरीन सबसे ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? हमारे पास एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शेयर करने की। फ्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस शो करता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसका जस्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? The amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy state to produce an anion, it is called as electron affinity. Electron affinity क्या होती है? हमारे पास amount of energy जो रिलीज हो, कब रिलीज हो? कि जब आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करें किसी भी एटम में to an isolated neutral gaseous atom in its lowest energy state to produce an anion, ताकि एनाइन बने, ठीक है। क्या है कि आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करें तो आपके पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब आपके पास किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? उसके ऊपर हमारे पास वो A9 बन जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है हमारे पास कि जैसे आपके पास कोई एटम है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होती है तो उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, वो जो एनर्जी होती है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। So electron higher the attraction between adding electrons and nucleus, higher will be the electron affinity. जैसे आपके पास कोई भी एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है उसका और जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एडिंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो आपके पास अट्रैक्शन है वो जितना ज्यादा होगा उतनी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप विद एक्सेप्शन ऑफ फ्लोरीन। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपके पास जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन जो है वो इजी होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की जो एडिशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? डाउन द ग्रुप जाएंगे आप तो इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो डिफिकल्ट होगी। क्यों डिफिकल्ट होगी? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस क्यों है? लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्लोरीन की क्यों है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन इट्स कंपैक्ट 2p ऑर्बिटल। हमारे पास जो इसका 2p ऑर्बिटल होता है, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5। जिसकी 2p ऑर्बिटल है वो कंपैक्ट होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज्यादा होता है, वो कंपैक्ट होता है, ऐसे करीब करीब होते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है, जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और इसके जो 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में एक हाई रिपल्जन होती है। इतनी रिपल्जन होती है कि ये फ्लोरीन किसी और इलेक्ट्रॉन्स को ऐड ही नहीं होने दे रहा होता। तो फिर इस वजह से इसका जो केस है वो एक्सेप्शनल केस है। वैसे तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। जितना ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो एडिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्शन हायर होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जैसे हमारे पास अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है तो वो क्या होगी, कम होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सेप्शनल केस है। क्यों एक्सेप्शनल केस है? क्योंकि इसमें हमारे पास फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2p ऑर्बिटल जो है वो कंपैक्ट होता है, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसकी और वो इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में हमारे पास क्या होता है कि रिपल्जन होती है। सो नेक्स्ट वन इज रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस। रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस, अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हैलोजन जो है वो लाजमी की बात है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे।
However, they are highly reactive and mostly exist in the form compounds. All the halogens are poisonous in nature. ठीक है, ये poisonous होते हैं. Reactions of halogens की बात करें, they react with metals and with halides. Reaction of halogens with metals, halogen react with metals to produce metal halides. The ease of reaction decreases down the group. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ease of reaction जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. Why? This is because the larger the halogen atom, the less easily it attracts the electron it needs to fill its outer shell. यही बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियस जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होल्ड कम हो जाएगा, सो ये लेस इजीली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. हैलाइड्स ऑफ ग्रुप आर white ionic solids very soluble in water. Sodium chloride is a typical group 1 halide. देखते हैं कैसे बनता है. Reaction with alkali metals. सोडियम जो है ये अल्कली मेटल है, क्लोरीन 7th A ग्रुप का मेंबर है, तो जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना देता है. अब देखें ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है. इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे. अब यहाँ पे भी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों जगह 2 क्लोरीन एटम्स है और 2 सोडियम एटम्स है, तो ये बैलेंस्ड है. जब भी हमारे पास सोडियम जब भी ये रिएक्शन जो है अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं. सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ये पूरी आपको स्ट्रक्चर दिखाई गया. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ज्यादा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट तो नहीं कंप्लीट कर सकता, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है. ठीक है, अब ये देखें 281 है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये 287 288 हो जाएगी, तो ये हमारे पास दोनों स्टेबल होके एक अच्छा आयोनिक कंपाउंड बना देंगे. नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पीज. नाउ व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? It is defined as the average amount of energy required to break all bonds of particular type in 1 mole of the substance. Means bond enthalpy is the energy to break a chemical bond. किसी भी chemical bond को तोड़ने के लिए जो energy चाहिए होती है उसको हम कहते हैं bond enthalpy. ठीक है, कोई भी केमिकल बॉन्ड है, चाहे वो सोडियम क्लोराइड है, किसी का भी है जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, वो आयोनिक है, कोवेलेंट है, जो भी केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारे पास कौन सी होती है? इट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी, इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस मींस हीट एब्जॉर्ब होती है एंड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड लेंथ. ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो साइज है एटम्स का और जो बॉन्ड लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बॉन्ड लेंथ कितनी है, ज्यादा है, कम है, कैसे होगा ये हम देखते हैं. बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस. नाउ बॉन्ड एंथैल्पीज इन हैलोजेंस, बॉन्ड देखें फ्लोरीन का है, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 0.1. फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 0.142 नैनोमीटर है और बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है 158 किलोजूल पर मोल. इसी तरह आगे क्लोरीन की है, ब्रोमीन की है, आयोडीन की, इनकी बॉन्ड लेंथ और इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज बताई गई है. एटॉमिक साइज जैसे कि इंक्रीज होता है फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी क्लोरीन से आयोडीन तक, क्लोरीन से आयोडीन तक ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास साइज जो है एटम्स का वो बड़ा होता जाएगा. जब एटम्स का साइज बड़ा होता जाएगा तो हमारे पास उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी. जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा. जब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन होगी. थोड़ी सी आप एनर्जी देंगे तो उनका बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा. ठीक है, डाउन द ग्रुप आप जाएंगे, मैं फिर ये बात एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं आपके पास बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. बॉन्ड एंथैल्पी क्यों डिक्रीज होती जा रही है? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास एटम्स का साइज बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होते हैं. जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है उनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो गया. जब न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन होगी. थोड़ी सी आप उसको एनर्जी देंगे तो आपके पास जो बॉन्ड है, जो केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाएगा. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो कम बताएगी. होना तो ऐसे चाहिए था कि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो, क्योंकि फ्लोरीन के एटम्स जो है वो छोटे होते हैं, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है, तो मतलब उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. लेकिन यहाँ पे इसका एनॉमलस बिहेवियर है.
आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड का बताया गया है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। दो फ्लोरीन एटम जब एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के लिए वो एक दूसरे के करीब आते हैं। साइज इतना छोटा होता है कि जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्जन होती है, उन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान में रिपल्जन होती है। एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे से दूर होते हैं। उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में रिपल्जन है, बहुत करीब होते हैं न्यूक्लियस, उनका रिपल्जन है, इलेक्ट्रॉन्स करीब होते हैं, उनका रिपल्जन है। तो एज अ रिजल्ट वो जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जब दूर चले जाते हैं तो हमारे पास आपको थोड़ी सी एनर्जी जो है मतलब लेस एनर्जी चाहिए होगी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो ये थी हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू और नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। आपके पास कोई बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो आपके पास होती है बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है, एटम का एटॉमिक रेडियाई बड़े होते जाते हैं, तो दो एटम्स जो हैं जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनमें न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो कम हो जाता है। जब वो साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, तो आपके पास इजीली जो है वो आप उसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो उसका बॉन्ड टूट जाता है। अगर कि जैसे फ्लोरीन का एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल बिहेवियर है फ्लोरीन का एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों है? क्योंकि इसका साइज छोटा है। न्यूक्लियस एक दूसरे के जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के दरमियान में रिपल्जन होती है। एज अ रिजल्ट वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो लेस एनर्जी चाहिए होती है उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पीज इन हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन और हेलोजन का जो बॉन्ड बनता है इट इज कॉल्ड इज हाइड्रोजन हैलाइड। द एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस द डाउन ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है हेलोजन का इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलाइड इज ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी हाइड्रोजन और हैलाइड की, क्योंकि हैलाइड का साइज बड़ा होता जाता है। फ्लोरीन से क्लोरीन का बड़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन का बड़ा, ब्रोमीन से आयोडीन का बड़ा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हेलोजन का साइज बड़ा होगा तो उनका हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। अब क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड बिकम्स वीकर फ्रॉम HF टू HI। आप HF से HI की तरफ जाएं, आपके पास जो हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड है वो वीक होता है। Hence bond enthalpy is also decreased. You can see that bond enthalpy is also decreased from HF to HI. The bond enthalpies, ये आप देख सकते हैं टेबल में आपको bond enthalpies दिखाई गई हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास बॉन्ड एंथैल्पीज जो है वो डिक्रीज होती जा रही है हाइड्रोजन हैलाइड की। क्यों? सेम रीजन कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास जो हैलाइड्स हैं, जो हैलोजेंस हैं, उनका साइज इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इट मींस कि न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जा रहा है, तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो भी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये बात मैंने क्या बताई है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपके पास बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इट मींस न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स डिपेंड्स ऑन देयर बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी हाइड्रोजन हैलाइड्स की। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ ही टॉपिक है। हायर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जितनी ज्यादा आपके पास बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है वो उतना ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसको तोड़ना मुश्किल है। जब चीज को तोड़ना मुश्किल है, उसके रिएक्शंस कम हो रहे हैं, तो आपके पास वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे कि हमारे पास HI की बात की जाए तो HI जो है ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है। HI क्यों इजीली डिकम्पोज होता है? आप देखते हैं HI की सबसे कम जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी है। HI इजीली डिकम्पोज होता है। जैसे ही आप इसमें रेड हॉट वायर जो है टेस्ट ट्यूब में डालते हैं HI में, तो ये फौरन डिकम्पोज होता है। HBr जो है वो डिकम्पोज होता भी है, नहीं भी तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द वायर पर। जब वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा देते हैं तो वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। और HF और HCl जो है आर वेरी स्टेबल टू हीट एंड डू नॉट डिकम्पोज। वाई? HF और HCl जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है और वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते। रीजन क्या है? दे हैव हाई बॉन्ड एंथैल्पी, मींस उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इतनी ज्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तब वो टूटेंगे। HI जो है तो वो उसके दरमियान में बॉन्ड एंथैल्पी उसकी कम है, तो मींस आप थोड़ा सा उसको टेम्परेचर देंगे, रेड हॉट वायर आप उसमें डालते हैं तो इजीली डिकम्पोज हो जाता है। सो ये क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Now what are oxidizing agents? The substance which oxidizes other substance by accepting their electrons
and itself becomes reduced is called oxidizing agent. Oxidizing agent वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर ले और खुद रिड्यूस हो जाए, वो हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इज डिक्रीज. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या है, रिड्यूस हो रहा है. और दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करता है? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं. So what are the factors on which oxidizing power of halogen depends? These factors are energy of dissociation, electron affinity, hydration energy, heat of vaporization, etc. इन सब के ऊपर हमारे पास oxidizing power जो है वो डिपेंड करती है. How can you measure oxidizing power? The oxidizing power of halogens is measured by the value of standard electrode potential, that is E naught. E नॉट की जो वैल्यू है उससे आप डिटरमिन कर सकते हैं उससे ऑक्सीडाइजिंग पावर. द E नॉट वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन. फ्लोरीन की ग्रेटर है क्लोरीन से, क्लोरीन की ग्रेटर है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ग्रेटर है आयोडीन से. ऑक्सीडाइजिंग पावर हमें पता लगती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से. जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसकी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास ई नॉट की वैल्यू डिक्रीज करती है. फ्लोरीन की ई नॉट की वैल्यू है +2.87, क्लोरीन की है +1.36, ब्रोमीन की है +1.07 और आयोडीन की है 0.54. तो इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप आपके पास ये डिक्रीज कर रही है, तो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो भी डिक्रीज कर रही है. So reaction of metals with halogen. अगर कोई मेटल जो है जब वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है? When halogens combine with the metal to form ionic compound, they gain electron from metal to form negative halide ion. आप ये रिएक्शन देख सकते हैं. जब भी किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये कौन सा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव. Na के ऊपर पॉजिटिव होगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव. क्लोरीन हेलोजन है ना, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, सोडियम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं. जब गेन करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव. नेक्स्ट इज रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन गैस एंड आयोडीन गैस. व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू पोटेशियम आयोडाइड. क्या है? क्लोरीन गैस और आयोडीन गैस. देखिए अब ये आयोडीन आयोन्स हैं, ठीक है, एक आयोन है और एक गैस है. मतलब अब ये सेम ग्रुप के मेंबर्स के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है. व्हेन क्लोरीन गैस इज पास थ्रू पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन. पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन में से जब आप क्लोरीन गैस पास करते हैं, सो द सोल्यूशन बिकम्स ब्राउन. दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन. जैसे आयोडीन बनता है, पता है आयोडीन का कलर क्या था? ब्राउन. तो सोल्यूशन ब्राउन हो जाता है. ये आपको पास रिएक्शन दिखाए गए हैं. 2I नेगेटिव एक्वस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा I2 + 2 इलेक्ट्रॉन में. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर लेगा? क्लोरीन गेन करके क्या बना देगा? 2Cl नेगेटिव बना देगा. Thus the Cl2 acts as oxidizing agent. Why? Because it accepts electron from iodine, while iodine acts as a reducing agent because it gives electron to Cl2. Among halogens, fluorine is the most powerful oxidizing agent. वो ज्यादा powerful oxidizing agent है क्योंकि वो जल्दी electrons को gain करता है. It can oxidize Cl negative to Cl2. It can oxidize from Br negative to Br2 and I negative to I2. अब ये आयोडीन कैसे आया? I नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन था. जैसे ही आपने उसमें से क्लोरीन गैस पास की तो ये डायरेक्ट अपने I2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन गैस जो है वो एक्सेप्ट करके क्लोरीन आयन बना देती है. तो इट मीन्स कि आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन ने लिए, तो क्लोरीन यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है. सो नेक्स्ट इज एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात की जाए उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन. अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई हैलोजेंस आर सो रिएक्टिव. Halogens are highly reactive element of the periodic table. They can react with both metals and non-metals and also with different compounds. This high reactive nature of halogens is due to, अब halogens highly reactive है क्योंकि वो metals, non-metals के साथ reaction करते हैं. क्यों करते हैं? They require one electron to complete its valence shell. They have high electron affinity. They have high electronegativity. They have low dissociation energy. ये reason है जिसकी वजह से हमारे पास halogens जो हैं वो बहुत ज़्यादा highly reactive हैं. नेक्स्ट हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज इट हैज लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन एंड हायर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इट्स साइंस. फ्लोरीन
ऑक्सीडाइजेस क्लोरीन टू Cl2 बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव है, फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर लेगा Cl2 में। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेके ये जो है तो उसको कन्वर्ट कर लेगा। मतलब बात यह है कि हमारे पास इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो कम है। ये रीजन है कि फ्लोरीन जो है वो हाईली ऑक्सीडाइज मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कहते हैं ना फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी, मॉलिक्यूल उनके फ्लोरीन के एटम्स को डिसोसिएट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है। हमने देखा क्यों कम है? रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्जन ऑफ न्यूक्लियाई की वजह से वो कम है। तो कम एनर्जी होने की वजह से वो इजीली जो है हमारे पास लो डिसोसिएशन एनर्जी होने की वजह से वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर और हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह का हमने बताया था। तो इसकी हमने कहा इसकी लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन होती है और हायर हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो ऐसे हैलोजन जिसकी लो एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन हो और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या हायर हाइड्रेशन एनर्जी हो तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हैलाइड आयन। रिड्यूसिंग एजेंट की बात की जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है? The substance which reduces other substances by giving its electron and itself becomes oxidized is called reducing agent. जो दूसरे को रिड्यूस कर ले और itself ऑक्सीडाइज हो जाए, कैसे? By giving its electron। तो वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग, वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। The oxidation number of reducing agent is increased। जो इनकी reducing agent की जो oxidation number होते हैं वो ज्यादा होते हैं। Now trends in reducing strength of halide ion। As reducing agent, halides ions shown the following trends in reducing agent: iodine, bromine, chlorine, fluorine. This shows that iodine has the highest reducing power and fluorine has the least. The reducing strength of halide ion depends on its size. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लार्जर द साइज ऑफ हैलाइड आयन, जैसे ही हमारे पास हैलाइड आयन का साइज लार्जर होगा तो हायर विल बी इट्स रिड्यूसिंग पावर। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? हायर होगी। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो है रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बता रही हूँ। मतलब जो हमारे पास हैलाइड आयन्स हैं उनकी जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी स्ट्रेंथ बताइए। हमने कहा जो आयोडाइड आयन है उसकी हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर है। क्यों? और फ्लोरीन की सबसे कम है। द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हैलाइड आयन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके साइज के ऊपर। जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतना उसकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। सो हमने बात की कि हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, रिड्यूसिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी साइज के ऊपर। जितना बड़ा साइज होगा हमारे पास उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। मींस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ जो है वो हैलाइड आयन की किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी साइज के ऊपर। साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम है। जब इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो हमारे पास क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स सेल्फ बिकम ऑक्सीडाइज। इलेक्ट्रॉन दे के वो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताई हुई है, पहली बताई हुई है ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। पहले वाला अगर आप रिएक्शन देखें तो ब्रोमीन रिड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +6 है, और यहाँ पे देखें अगर इसकी सल्फर की तो ये हमारे पास होगी +4। ये -4 नहीं होगी, ये यहाँ पे जो है तो +4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। हमारे पास जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यहाँ पे +4 होगी। +6 से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की किस में की है? +4 में। इन द अबव रिएक्शन, आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन, सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर रिड्यूस्ड हुआ है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुई है +6 से +4 में। जबकि अगर आप ब्रोमाइड आयन को देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव था, -1 था, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है 0 में। मतलब फ्री स्टेट में आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो ये -1 से किस में कन्वर्ट हुआ है? 0 में। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हुई है। इट मींस इसने ब्रोमीन ने सल्फर को रिड्यूस किया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज है और इसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आया है। उसको रिड्यूस किया है और इटसेल्फ क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। इट मींस ये हमारे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमीन।
आयोडीन रिड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पे सल्फर की कितनी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे अगर सल्फर की देखें तो -2 है। The reaction shows that sulfur is reduced because its oxidation number is decreased from +6 to -2, while iodine oxidized, its oxidation state is increased from -2 to 0। -1 से किस में गई है, 0 में गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आयोडीन ने और ब्रोमीन जो है ये दोनों एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। इन दोनों ने सल्फर को क्या किया है, रिड्यूस किया है, और इट सेल्फ ऑक्सीडाइज में, जब चीज ऑक्सीडाइज होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो होती है, जो नंबर होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो चेंज होती है, इंक्रीज होते हैं उसमें, और जो चीज रिड्यूस होती है उसके ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होते हैं। जैसे सल्फर की +6 से +4 में किया, और यहाँ पे +6 से -2 में किया, बड़ा हाईली इसने जो है तो इसको ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया है। खुद ये माइनस से 0 में गया है और +6 से -2 में लेके गया है सल्फर को। तो इट मीन्स आयोडीन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, क्योंकि इसकी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टॉपिक यहाँ पे, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था। द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय Arrhenius as well as Bronsted-Lowry concept. According to Arrhenius concept, acid produces H positive ion in aqueous solution. HCl is an acid because it produces H positive ion. HCl एक acid है, क्यों acid है, क्योंकि हमारे पास solution में प्रोटॉन्स जो है तो वो डोनेट करते हैं, मतलब H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या था, एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, HCl is an acid because it gives proton to other substance. Thus HCl, HBr and HI are strong acids, while HF is a weaker acid. HF जो है वो weaker acid है, HCl जो है वो strong acid है। क्यों HF weaker acid क्यों है? HF weaker acid इसलिए है क्योंकि हमारे पास, हम बात करते हैं, हमारे पास strong acid वो होता है जो 100% आयोनाइज हो जाए। जब भी एसिड 100% आयोनाइज होता है तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंथैल्पी हमने देखी है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ज्यादा है, ये जिनके दरमियान में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लाइक हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके दरमियान में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, कंप्लीटली पॉजिटिव आयन को नहीं देगा सोल्यूशन में, तो हमारे पास वीक एसिड होगा। HCl जो है ये हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट होके क्या बना देता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, HF क्या है, वीकर एसिड है। मतलब आपके पास अगर आप रिएक्शन को देखें तो आप कहते हैं HCl gives proton to water and form H3O positive and Cl negative ion. The reaction shows that HCl is completely dissociates in water and is a strong acid, while HBr, HI are also dissolved in water in the same way as HCl. HF also dissolves in water, but it is a weak acid because there is a strong hydrogen bonding among HF molecule and H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव इज entrapped between two fluorine atoms. ये entrap हो जाता है between two fluorine atoms, तो हम कहते हैं डाउन द ग्रुप हमारे पास एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। क्यों डाउन द ग्रुप हमारे पास एसिडिटी इंक्रीज होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप हमारे पास जो बॉन्ड है वो वीक होता जाता है। बॉन्ड वीक होगा तो हमारे पास जो एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है सोल्यूशन में। जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, 100% आयोनाइज हो जाता है, तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब हमारे पास वो 100% आयोनाइज नहीं होता, कुछ जैसे HF की अब बात करते हैं, तो ये हमारे पास जो फ्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में एंट्रैप हुआ होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली आयंस में नहीं कन्वर्ट होता, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, सो वो वीक एसिड और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। डाउन द ग्रुप एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है। हमने डिस्कस किया ग्रुप 7 थे एलिमेंट्स, हेलोजेंस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इनके ट्रेंड्स हमने डिस्कस किए, इनकी रिएक्शंस हमने डिस्कस किए, बॉन्ड एंथैल्पीज हमने डिस्कस की। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 7 एलिमेंट्स। Jazakallah for listening.